हेलो एवरीवन। इजी फिजिक्स बाई एन के चैनल पर आप सबका एक बार फिर स्वागत है। चैप्टर नंबर 8 में इससे ठीक पिछले वीडियो में आपने 4 मुख्य भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा था, जिसमें एक नंबर पे चुंबकन क्षेत्र, चुंबकीय प्रवृत्ति, चुंबकन तीव्रता और चुंबकीय पारगम्यता, उन चारों राशियों के मध्य जो अंतः संबंध दे रखा है, रिलेशन दे रखा है, वो आज अपन सत्यापित करेंगे। और बोर्ड परीक्षा के साथ साथ सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से ये जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है, और इस संबंध के ऊपर डिपेंडेंट न्यूमेरिकल भी बोर्ड परीक्षाओं में और प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो इससे ठीक पहले का वीडियो आप लोगों को अच्छे तरीके से समझना है, उसके बाद में अपने को इस टॉपिक में चलना है। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन पे भी मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का ये टॉपिक, विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध। तो इसके लिए पहले अपन थोड़ा सा एक्सप्लेन कर लेते हैं, नोट्स अपन अच्छे तरीके से लिख लेंगे। इस संबंध को निकालना, प्रूफ करना और उसको याद करना थोड़ा कठिन है। यदि अपन इसको अच्छे तरीके से समझ करके, महसूस करके, फील करके यदि चलेंगे तो ये हमेशा के लिए अपने को तैयार हो जाएगा। चलिए अपन शुरू करते हैं कि मान लीजिए कि ये अपने पास कोई एक परिनालिका दे रखी है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों को समझना है। और इस परिनालिका के अंदर जब अपन बैटरी के द्वारा विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो इसके अंदर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और उसका डेरिवेशन है वो अपन पिछले चैप्टर में, चैप्टर नंबर 7 में पढ़ के आए हैं कि परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाले चुंबकीय क्षेत्र B का फॉर्मूला होता है म्यू नॉट एन आई। क्लियर है? तो ये जो म्यू नॉट एन आई है, यानी जैसे जैसे आप धारा का मान बढ़ाएंगे इस परिनालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ जाएगा। सिंपल। और अब इस परिनालिका के अंदर अपन यहाँ पे कोई लोहे का क्रोड रख लेते हैं, चुंबकीय पदार्थ रख लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है कि इस परिनालिका के अंदर का जितना चुंबकीय क्षेत्र है वो पूरा का पूरा चुंबकीय क्षेत्र इस क्रोड के काम नहीं आ रहा है, जो कि आप लोगों ने इससे पहले चुंबकीय तीव्रता और चुंबकन क्षेत्र की परिभाषा में पढ़ा है। चुंबकन क्षेत्र क्या है कि ये टोटल चुंबकीय क्षेत्र जो इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न हो रहा है वो इस क्रोड के काम नहीं आएगा। तो कितना चुंबकीय क्षेत्र काम आएगा? इस क्रोड के चारों तरफ या इसके खुद के आयतन के ऊपर जो चुंबकीय क्षेत्र लगेगा वो ही इस लोह चुंबकीय पदार्थ को चुंबकित करने के काम आएगा। और उस जो चुंबकीय क्षेत्र है उसको अपन कहते हैं चुंबकन क्षेत्र। इसकी परिभाषा अपन पहले पढ़ के आए हैं, चुंबकन क्षेत्र। और वो जो चुंबकन क्षेत्र है उसे अपन प्रदर्शित करते हैं H के द्वारा। यानी कि जैसे जैसे आप I का मान बढ़ाएंगे इस चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा, और जैसे जैसे चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो इस लोहे के पदार्थ को चुंबकित करने वाले चुंबकन क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, ठीक है। और जब चुंबकन क्षेत्र का मान बढ़ेगा तो ये जो लोहा चुंबकीय पदार्थ है वो खुद चुंबकित होना शुरू हो जाएगा, यानी थोड़े समय बाद में ये एक चुंबक की भांति व्यवहार करेगा। और जब ये खुद चुंबक की भांति व्यवहार करेगा तो इसके अंदर खुद के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही है? पहले सिर्फ ये एक लोहे का टुकड़ा है, इसका खुद का कोई चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, लेकिन जब आप इसको किसी चुंबकन क्षेत्र H में रखेंगे तो कुछ समय बाद यह भी चुंबकित हो जाएगा और यह भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करना शुरू कर देगा। तो यहाँ पे यदि अपन बात करें कि इस पदार्थ के अंदर जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है वो चुंबकीय क्षेत्र किसके समानुपाती है? ये B और H एक दूसरे के प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि मेरे पास जो B नॉट है, B नॉट का मतलब इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो H के समानुपाती है। क्लियर है मेरी बात? तो यहाँ पे अपन इसको लिख सकते हैं कि B नॉट और इस समानुपाती का निशान जब हटाएंगे तो अपने पास किसी पदार्थ की जो निर्वात की चुंबकीय पारगम्यता होती है म्यू नॉट H हो जाएगा। इसे अपन समीकरण नंबर 1 लिखेंगे। ये कौन सा चुंबकीय क्षेत्र है? ये इस परिनालिका के अंदर उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। फिर जब ये लोह चुंबकीय पदार्थ खुद चुंबकित हो जाएगा तो इसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, और वो उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है उसे अपन कहेंगे B1 के द्वारा।
और ये जो B1 चुंबकीय क्षेत्र है वो किसके समानुपाती होगा कि ये जो लोह चुंबकीय पदार्थ जितना ज़्यादा चुंबकित होगा, जितना ज़्यादा प्रभावित होगा, उतना ही अधिक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा। तो यानी यहाँ पे इस लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकन के कारण उत्पन्न होने वाला जो चुंबकीय क्षेत्र है वो इसकी चुंबकन तीव्रता I के समानुपाती होगा। और यहाँ से जब आप समानुपाती का निशान हटाएंगे तो अगेन यहाँ पर म्यू नॉट I लग जाएगा। इसे अपन समीकरण नंबर 2 कह देंगे। तो एक तो परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र है और एक इस लोह चुंबकीय पदार्थ के चुंबकित होने के कारण उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है। तो कुल मिलाकर के कितने चुंबकीय क्षेत्र हो गए सर? एक तो B0 हो गया और एक B1 हो गया। तो यदि मैं परिणामी चुंबकीय क्षेत्र की बात करूं, कुल चुंबकीय क्षेत्र की, तो ये जो B की वैल्यू है ये B0 प्लस B1 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों की जो दिशाएं हैं वो एक दूसरे के समान है। तो परिणामी जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो इन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो अब अपन अलग अलग इन दोनों की वैल्यू रख लेते हैं। तो पहले लिखूंगा मैं म्यू नॉट H, फिर लिखूंगा मैं म्यू नॉट I। क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? आपको थोड़ा सा फील हो रहा होगा कि सर इन दोनों में से जो म्यू नॉट है उसको अपन कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पे अपन म्यू नॉट को कॉमन लेंगे तो अपने पास बचेगा H प्लस I। किसके बराबर चल रहा है ये? B के बराबर, टोटल चुंबकीय क्षेत्र के बराबर चल रहा है। ठीक है। इसके बाद में आप लोगों ने चुंबकन प्रवृत्ति पढ़ा है। इसे ठीक पिछले वीडियो में चुंबकन प्रवृत्ति की परिभाषा पढ़ी है। तो वहाँ पे आपने पढ़ा है कि उत्पन्न होने वाली जो चुंबकन तीव्रता है वो समानुपाती होती है चुंबकन क्षेत्र के, और इन दोनों का समानुपाती का निशान जब हटेगा तो यहाँ पे कांस्टेंट काई लगेगा, जिसे अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं। ये H हो जाएगा। ठीक है। और ये डिपेंड करता है मीडियम के ऊपर। तो I की जगह मैं काई H लिख सकता हूँ। किसकी परिभाषा से? चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कि चूंकि I की जो वैल्यू है वो फॉर्मूला अपन जानते हैं, तो यहाँ से मेरे पास म्यू नॉट हो जाएगा। इसको मैं H लिख रहा हूँ और I की जगह क्या लिख सकता हूँ? इसकी जगह अपन लिख सकते हैं काई M H। ठीक है। इसके बाद में अगेन आप लोगों को थोड़ा सा आइडिया लग गया कि सर दोनों के अंदर H कॉमन आ सकता है। तो इसको अपन H कॉमन ले लेंगे तो म्यू नॉट H लिखेंगे। यहाँ पे हो जाएगा अपने पास 1 और यहाँ हो जाएगा काई M। अपने पास यहाँ चल रहा है B का मान। अब अपन क्या करेंगे कि ये जो H है, इस H को यदि अपन पक्षांतरण करके दूसरी तरफ लेकर के जाएं तो यहाँ पे आपके पास बचेगा B/H, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये रहेगा 1 प्लस काई M। ठीक है। चलिए अब अपने को बहुत अच्छे तरीके से समझना है क्या कि ये जो B/H है, इसमें आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा है क्या कि B समानुपाती म्यू नॉट H आपने यहाँ पे लिखा है। तो इसी तरीके से यदि अपन B की बात करें, कोई भी जो चुंबकीय क्षेत्र है वो समानुपाती होता है H के, और यदि अपन यहाँ पे कांस्टेंट हटाएं तो समानुपाती चिन्ह हटाएं तो माध्यम का जो चुंबकीय प्रवृत्ति है म्यू लग जाएगा। ये मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ये निर्वात की स्थिति के लिए है। तो ये अपने पास B बराबर म्यू H हो जाएगा, क्योंकि यह जो उत्पन्न होने वाला चुंबकीय क्षेत्र है वो इस पट्टिका की वजह से भी है और इस परिनालिका की वजह से भी है। तो यहाँ से मैं ये कह सकता हूँ कि B/ जो H है उसकी जगह अपन म्यू रिप्लेस कर सकते हैं। ये अपने को समझने के लिए है। तो यहाँ से अपन लिखें तो अपन क्या लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे अपन म्यू, दिस इज इक्वल्स टू म्यू नॉट, और ये हो जाएगा अपने पास 1 प्लस काई M। ठीक है। यदि मैं इस म्यू नॉट को दूसरी तरफ लेकर के जाऊँ तो ये जो म्यू नॉट है वो दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। तो यहाँ पे आएगा अपने पास म्यू नॉट, और ये रह जाएगा बराबर 1 प्लस काई M। तो ठीक आपने इसे पिछले वीडियो में म्यू नॉट यानी माध्यम की चुंबकशीलता और निर्वात की चुंबकशीलताओं का अनुपात पढ़ा है, जिसे आप लोगों ने चुंबकीय पारगम्यता कहा है। और चुंबकीय पारगम्यता को अपन ने म्यू आर से रिप्रेजेंट किया था। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ कि चूंकि म्यू आर होता है वो म्यू नॉट होता है। तो अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पे रिप्लेस करूँ म्यू नॉट की जगह म्यू आर, तो ये जो मेरे पास संबंध आ रहा है ये आपके पास हो जाएगा म्यू आर बराबर 1 प्लस काई M। ठीक है। तो इस तरीके से अपने पास ये संबंध आता है।
तो ये जो प्रश्न है वो इस तरीके से भी पूछा जा सकता है कि विभिन्न चुंबकीय राशियों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए, या फिर ये दोनों कौन सी राशियां हैं, ये चुंबकीय पारगम्यता है और ये चुंबकीय प्रवृत्ति है। तो डायरेक्ट प्रश्न आ सकता है कि चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। बात कर लेते हैं अपन इनके मात्रकों की। तो यहाँ पे जो चुंबकीय पारगम्यता है वो एक मात्रकहीन राशि है, क्योंकि म्यू और म्यू नॉट दोनों माध्यम की चुंबकशीलताएं होती हैं, ये माध्यम की और ये निर्वात की, तो दोनों का मात्रक सेम होता है। एक दूसरे के अनुपात की वजह से जो म्यू आर है, अपेक्षिक चुंबकशीलता या चुंबकीय पारगम्यता जिसे अपन कहते हैं, दोनों का मात्रक एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देगा, तो ये मात्रकहीन राशि बचेगी। तो ये मात्रकहीन राशि है। कक्षा 11 में आप लोगों ने पढ़ा है कि एक ही मात्रक की राशियों का योग हो सकता है। तो यहाँ पे 1 मात्रकहीन राशि है, तो डेफिनेटली जो काई एम है जिसे अपन चुंबकीय प्रवृत्ति कहते हैं, ये भी मात्रकहीन राशि होगी। 12th क्लास के लेवल तक आप लोगों को काई एम को मात्रकहीन राशि मान करके चलना है। तो इस तरीके से ये प्रश्न है वो 2 तरीके से पूछा जाता है। यहाँ तक अपने को इस संबंध में चलना है। इसके बाद अपन आज की इस वीडियो में इस रिलेशन के ऊपर डिपेंडेंट कुछ आंकिक प्रश्न हैं उनको भी सॉल्व करेंगे। चलिए अब अपन इनको अच्छे तरीके से नोट्स के रूप में लिख लेते हैं। तो इसके नोट्स की शुरुआत अपन कुछ इस तरीके से करेंगे कि किसी धारावाही परिनालिका में, यानी परिनालिका है उसमें जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी, परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है B बराबर म्यू नॉट स्मॉल n I के डेरिवेशन से, उसमें जब कोई क्रोड रखने पर, जब अपन कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ रखेंगे जिसे अपन क्रोड कहते हैं, क्रोड रखने पर चुंबकन क्षेत्र के कारण, यानी वो जो चुंबकीय क्षेत्र B है उसका कुछ हिस्सा जो उसे चुंबकित करेगा उसे अपन चुंबकन क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकन क्षेत्र के कारण वह भी चुंबकित हो जाता है। कौन चुंबकित हो जाता है? ये जो क्रोड है वो भी चुंबकित हो जाएगा। तो एक तो धारावाही परिनालिका में बहने वाली धारा की वजह से चुंबकीय क्षेत्र होगा, और एक इस क्रोड के चुंबकित हो जाने के कारण चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो धारावाही परिनालिका की धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे अपन बी नॉट कहेंगे, और क्रोड में प्रेरण के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे अपन B1 कहेंगे। दोनों की दिशाएं समान होने के कारण परिणामी चुंबकीय क्षेत्र है वो उन दोनों के योग के बराबर आएगा। तो अपन दोनों के अलग अलग कहानी को लिखते हैं। तो दोनों ही चुंबकीय क्षेत्र हैं उनको अपन अलग अलग लिखेंगे। पहले मैंने लिखा है कि परिनालिका की धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, उस परिनालिका में बहने वाली धारा के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र होगा उसे अपन लिखा है B नॉट बराबर म्यू नॉट H। और दूसरा लिखा है कि क्रोड के चुंबकन के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, जब लोह चुंबकीय पदार्थ चुंबकित हो जाएगा तो उसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र होगा, उसे अपन ने B1 कह दिया। और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है वो उस पदार्थ के चुंबकन की तीव्रता के समानुपाती होता है। वो पदार्थ जितना ज़्यादा चुंबकित होगा उतना ही ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, तो अब अपन लिखेंगे कि परिणामी चुंबकीय क्षेत्र या तुल्य चुंबकीय क्षेत्र या कुल चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या लिखेंगे? कुल चुंबकीय क्षेत्र। बताइए क्या इक्वेशन हो जाएगी? आप लोगों ने अभी समझ भी लिया है। तो कुल चुंबकीय क्षेत्र की यदि अपन बात करेंगे, कुल चुंबकीय क्षेत्र, इसको जब अपन लिखेंगे तो B बराबर B नॉट प्लस B1 हो जाएगा। तो B नॉट की वैल्यू मैं यहाँ लिख लेता हूँ म्यू नॉट H, और B1 की वैल्यू लिख लेता हूँ म्यू नॉट I। लगे हाथ इसको मैं कॉमन लेकर के भी लिख लेता हूँ, तो म्यू नॉट H प्लस I हो जाएगा। तो आप लोगों को क्या करना है कि ये जो तीनों स्टेप हैं B बराबर B नॉट प्लस B1 एक लाइन में लिखना है, इसके नीचे वाली लाइन में B नॉट और B1 की वैल्यू लिखनी है, और उसके ठीक नीचे वाली लाइन में म्यू नॉट को कॉमन लेकर के H प्लस I लिखना है। ठीक है, क्योंकि इस तरीके से लिखोगे तो ये थोड़ा सुंदर लगेगा। अब क्या समझ में आ रहा है? चलिए बताइए। अभी अपन ने चर्चा करी है, तो अब अपन ये जो I है इसकी जगह अपन चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से लिखेंगे। क्या है? चुंबकीय प्रवृत्ति। और चुंबकीय प्रवृत्ति की जो परिभाषा है वो आपने पिछले वीडियो में पढ़ी है। तो चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा से यदि अपन लिखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे कि I बराबर काई एम एच,
ये चुंबकीय प्रवृत्ति की परिभाषा है, ये अपन अच्छे तरीके से जानते हैं और इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट अपने को अप्लाई करना है। जब ये वैल्यू अपन अप्लाई करेंगे तो अपने पास B की जो वैल्यू है उसमें म्यू नॉट आपके पास कॉमन है पहले से, यहाँ पे H चल रहा है और I की जगह क्या लिखेंगे अपन, काई M H लिखेंगे। और इसी स्टेप में आप H को कॉमन ले लीजिए, तो म्यू नॉट H कॉमन आ गया, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस काई M रह जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, अब अपन लिखेंगे B अपॉन H की परिभाषा से, और B अपॉन H की परिभाषा से क्या हो जाएगा, आप H को इसके बटा में लेकर के आ जाइए, तो B अपॉन H हो गया, बराबर में आपके पास म्यू नॉट रह गया, यहाँ पे आपके पास 1 प्लस काई M हो गया। ठीक है, अब अपन आगे रेफरेंस डालेंगे कि B अपॉन H है उसको अपन म्यू कहेंगे, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ चूँकि B अपॉन H जो है वो माध्यम की चुंबकीय पारगम्यता के बराबर होता है, तो इसकी जगह मैं डायरेक्ट म्यू अप्लाई करता हूँ, ये म्यू नोट हो गया और ये 1 प्लस काई M हो गया। इस म्यू नोट को आप इसके बटा में लेकर के आ जाइए, तो ये मेरे पास वैल्यू हो जाएगी म्यू अपॉन म्यू नॉट दैट इज इक्वल टू 1 प्लस काई M। रेफरेंस डालें, म्यू अपॉन म्यू नॉट क्या होगा, तो यहाँ पे मैं रेफरेंस लिखता हूँ, चूँकि म्यू आर जो होता है वो म्यू अपॉन म्यू नॉट होता है, और यदि ये वाला संबंध मैं अप्लाई करूँ यहाँ पर तो मेरे पास फाइनल जो रिजल्ट आएगा वो हो जाएगा म्यू आर इज इक्वल्स टू 1 प्लस काई M। ये अपने पास विभिन्न चुंबकीय राशियों के संबंध का फाइनल परिणाम आ जाता है। और इसको अपन क्या कह सकते हैं कि चुंबकीय पारगम्यता और चुंबकीय प्रवृत्ति के मध्य संबंध बताइए। तो इस तरीके से एक बहुत छोटा सा, यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे तो मेरे पास थोड़ी सी स्पेस कम है, जगह कम है, पेज ज़्यादा ना भरे, इसके लिए ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे तरीके से लिख सकें, इसके लिए मैंने ऐसा किया है। आप इसको एक के बाद एक लाइन में लिखेंगे तो बहुत सुंदर लगेगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज का टॉपिक है वो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। दो तरीके से इस प्रश्न को पूछा जा सकता है, सारे के सारे रिजल्ट्स हैं वो आपके जहन में अच्छे तरीके से समझ करके याद होने चाहिए, क्योंकि समझ करके पढ़ी हुई चीज़ है वो लंबे समय के लिए याद रहती है। और इवन मैं ये कहता हूँ कि फिजिक्स जो है वो याद करने का सब्जेक्ट ही नहीं है। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि सर फिजिक्स को याद कैसे करें, परंतु फिजिक्स याद करने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। अगर आप मन लगा करके अच्छे तरीके से समझेंगे तो ये टॉपिक आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। अब अपन इन्हीं रिलेशंस का, इन्हीं संबंधों का प्रयोग करके कुछ आंकिक प्रश्न हैं उनको सॉल्व करते हैं। चलिए अब अपन उदाहरण नंबर 7 को पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, एक अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम। आगे अपन पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे। आप लोगों ने केमिस्ट्री के अंदर चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ा है, उसमें मुख्य रूप से अपने पास 3 तरह के चुंबकीय पदार्थ आएंगे। इसके ठीक अगले वीडियो में अनुचुंबकीय पदार्थ, प्रतिचुंबकीय पदार्थ और लोह चुंबकीय पदार्थ। तो थोड़ा सा अभ्यास आपका अभी से शुरू हो जाएगा। इसमें कम से कम एक एग्जाम्पल तो आप लोगों को याद हो जाएगा कि अनुचुंबकीय पदार्थ कौन है, क्रोमियम है। क्रोमियम एक अनुचुंबकीय पदार्थ है। ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम की चुंबकीय प्रवृत्ति का मान। तो सबसे पहले मैं इसकी सांकेतिक भाषा के रूप में यहाँ पे लिख लेता हूँ कि चुंबकीय प्रवृत्ति है उसको अपने को किस तरीके से लिखना चाहिए। चुंबकीय प्रवृत्ति को किससे लिखते हैं सर, काई M से लिखते हैं। तो ये काई M की वैल्यू अपने को दे रखी है, कितनी, 2.7 10 की पावर -4। मात्रकहीन राशि है, मात्रक नहीं दे रखा है। इसकी निरपेक्ष तथा आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता, निरपेक्ष चुंबकीय पारगम्यता का मतलब होता है म्यू और आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता का मतलब होता है म्यू आर। इन दोनों का मान अपने को फाइंड आउट करना है, इन दोनों की वैल्यू है वो अपने को पता करनी है, म्यू का मान भी और म्यू आर का मान भी, और केवल एक ही वैल्यू अपने को दे रखी है। चलिए कैसे करें, बहुत सारे रिजल्ट्स हैं वो अपन जानते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर अगर थोड़ा सा रिलेशन याद करूं तो अभी जो आप लोगों ने फाइनल संबंध पढ़ा था उससे ठीक पहले वाला संबंध आप तैयार कीजिए, या फिर आप इसके ठीक फाइनल रिजल्ट को लिख लीजिए।
तो यहाँ पे मैं जानता हूँ चूंकि आपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता है वो 1 प्लस काई एम के बराबर होता है। चलिए 1 लिख दिया। काई एम का मान कितना है? 2.7 10⁻⁻⁴। अब बहुत सारे बच्चे जब इसको जल्दबाजी में लिखेंगे तो इसका मान डायरेक्ट लिख लेते हैं। 2.7 ये है सर, एक जोड़ दो तो ये तो 3.7 हो जाएगा, 3.7 हो जाएगा। लेकिन भैया इसके साथ में 10⁻⁻⁴ भी है, तो या तो आप इस पहली संख्या के साथ 10⁻⁻⁴ लेकर के आओ, और या फिर आप यहाँ से 10⁻⁻⁴ को हटाओ। दोनों काम आप लोगों में, दोनों में से कोई एक काम आपको करना है। आप अच्छे तरीके से अपनी कैलकुलेशन को समझ लें। यहाँ पर आकर के यदि आप लास्ट लाइन गलत लिख देंगे तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि 1 को 1 रखता हूँ, प्लस 10⁻⁻⁴ को जब बटा में ले जाएंगे तो 10⁻+4 हो जाएगा। यानी कि ये जो पॉइंट है वो 4 अंक पहले खिसक जाएगा। तो 4 अंक पहले खिसकने का मतलब है कि ये हो जाएगा 0.00027। ठीक है, और अब आप इसको अच्छे तरीके से जोड़ सकते हैं। तो ये तो 1 है, ये 0 पॉइंट कुछ समथिंग है, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी? मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं है शायद, 0.00027। रही बात मात्रक की, तो म्यू आर तो एक मात्रकहीन राशि होती है, इसलिए इसका मात्रक लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो अपेक्षिक चुंबकीय पारगम्यता आपके पास आ गई। अब अपन बात करते हैं म्यू की। तो इसके लिए आप रिलेशन जानते हैं कि सर म्यू आर जो होता है वो म्यू अपॉन निर्वात की चुंबकशीलता म्यू नॉट का अनुपात होता है। और यदि यहाँ से मुझे म्यू का मान निकालना है तो म्यू नॉट दूसरी तरफ जाकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो म्यू बराबर हो जाएगा म्यू आर इंटू म्यू नॉट। तो सर म्यू आर का मान तो है अपने पास 1.00027, और म्यू नॉट कितना होता है? म्यू नॉट होता है 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। ठीक है, अब आप इसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर लें और इसको क्लियर करें। चलिए कैलकुलेशन करें। तो जब आप लोग इसकी कैलकुलेशन करेंगे, आप कैलकुलेशन कर लेना, मैं डायरेक्ट इसका रिजल्ट लिख लेता हूँ। तो पाई है, इसकी मान 3.14 लिख लेना, फिर उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर उस संख्या को इस संख्या से मल्टीप्लाई कर लेना, और रिजल्ट 10⁻⁻7 लगा देना। तो मेरे पास इसका जो रिजल्ट है वो आ जाएगा 12.56 के अप्रॉक्सीमेट इंटू 10⁻⁻7 10⁻⁻7 लग जाएगा। रही बात म्यू के मात्रक की, तो म्यू का जो मात्रक होता है वो आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। आप चाहें तो 1 सेकंड के लिए मैं आपको रफ में निकाल करके बता देता हूँ, क्योंकि मात्रक कभी भी याद नहीं करने चाहिए, रटने नहीं है, समझ करके मात्रक भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अपन म्यू नॉट के मात्रक की चर्चा कर रहे हैं। तो म्यू नॉट की मात्रक की यदि अपन चर्चा करें तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ा है किसका? सर आप लोगों ने बायो-सावर्ट का नियम पढ़ाया था। dB बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो यहाँ पे मुझे इस म्यू नॉट का मात्रक चाहिए, तो म्यू नॉट को छोड़ करके जो मात्रक वाली राशियाँ हैं सबको दूसरी तरफ ले जाऊँ। तो यहाँ पे 4 पाई तो मात्रकहीन है, इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। साइन थीटा मात्रकहीन है, इसको ले जाने की ज़रूरत नहीं है। इन दोनों को दूसरी तरफ ले जाओ, तो ये मेरे पास हो गया सर dB इंटू आर का स्क्वायर अपॉन में आई हो गया और dl हो गया, और ये रह गया मेरे पास म्यू नॉट के बराबर। मात्रक लिखिए, dB यानी चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक टेस्ला, आर स्क्वायर यानी लंबाई का स्क्वायर यानी मीटर स्क्वायर, आई का मतलब करंट यानी एम्पियर, और dl का मतलब हो गया लंबाई यानी मीटर। ये म्यू नॉट का मात्रक आ गया। मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो मैं फाइनली लिख सकता हूँ इसको टेस्ला मीटर अपॉन एम्पियर। तो ये मेरे पास इसका मात्रक हो जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्ट मैं इसका मात्रक लिख सकता हूँ। किताब में जो इसका सॉल्यूशन दे रखा है उसका मात्रक आपको थोड़ा सा अलग लिखा है, वो मात्रक आप लोगों को अगले चैप्टर में समझ में आएगा, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। तो इस तरीके से अपन एग्जाम्पल नंबर 7 है उसको बहुत आसानी से क्लियर कर सकते हैं। अगले एग्जाम्पल की चर्चा करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा अपना अगला एग्जाम्पल। अगले एग्जाम्पल के लिए आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं कि
अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम। पिछली बार आपने अनुचुंबकीय पदार्थ क्रोमियम पढ़ा था, अब एक और एग्जाम्पल हो गया एल्यूमिनियम। तो अनुचुंबकीय पदार्थ एल्यूमिनियम की चुंबकीय प्रवृत्ति, अगेन आपको काई एम का मान दे रखा है। कितना दे रखा है? 2.3 इंटू 10⁻⁻5 मात्रकहीन राशि है, ठीक है। इसे 4 गुना 10⁻5 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र को किससे लिखते हैं अपन? एच से लिखते हैं। कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁵ एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। तो पदार्थ के चुंबकन का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकन का मान का मतलब है चुंबकन तीव्रता निकालना चाह रहा है, तो आई की वैल्यू अपने को लिखनी है। पूरी वैल्यू इसमें चुंबकन तीव्रता लिखना चाहिए था, लेकिन चुंबकन से भी अपने को ये बात समझनी है। तो आई की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है। तो काई एम, एच और आई में कोई संबंध पढ़ा होगा आप लोगों ने। चुंबकन तीव्रता की परिभाषा आपने पढ़ी है, तो वहाँ पे अपन ने एक रिलेशन पढ़ा। मैं डायरेक्ट उस संबंध को लिखता हूँ, क्योंकि आई बराबर जो रिलेशन होता है वो होता है चुंबकन प्रवृत्ति इंटू चुंबकन क्षेत्र। मान रखूँ काई एम का मान है अपने पास, कितना है? 2.3 10⁻⁻5 और एच का मान 4 इंटू 10⁻+5। -5 और +5 ये तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो 4 3 12, 0.8 और 1 9 हो गया। क्या निकालना है? आई निकालना है। और चुंबकीय तीव्रता का जो मात्रक होता है वो एम्पियर प्रति मीटर होता है। तो इस तरीके से बहुत आसानी से अपन इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद में अपना अगला एग्जाम्पल नंबर 9 है। ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर इस सवाल को आप लोगों ने सोल्व कर लिया तो आप ये समझ सकते हैं कि पिछला और ये वाला वीडियो जो संबंध वाला है वो आपका 100% क्लियर है। सवाल पढ़ते हैं कि एक एल लंबाई है वो एल दे रखी है, लेकिन मेरे हिसाब से ये एल का मान है वो 1 मीटर होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने 2-3 जगह देखा है और इसमें एल की जो वैल्यू है वो 1 मीटर लिखते हैं अपन, क्योंकि इसको 1 मीटर लिखेंगे तभी इसके आंसर हैं वो अपने क्लियर हो पाएंगे। तो क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंट है, एल का मान 1 मीटर लिखना चाहिए। एक एल यानी 1 मीटर लंबाई का और 1 mm² अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, एरिया जो दे रखा है वो 1 mm² दे रखा है, मिलीमीटर का स्क्वायर दे रखा है। और आप चाहें तो इसे क्या कर सकते हैं, इसको मीटर में बदल सकते हैं। तो मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर? 100। 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर? 10। यानी 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर, यानी 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना होता है अपने को मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए। और यहाँ पे तो अपने को एरिया बदलना है, यानी 2 बार बदलना पड़ेगा, क्योंकि वर्ग मात्रक होता है ना। तो यहाँ पर अपने को 10⁻³ से 2 बार मल्टीप्लाई करना है। तो डायरेक्ट मैं लिख सकता हूँ 10⁻6 मीटर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1 वैल्यू ले रखी है। अगर और कुछ संख्या होती तो उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते। क्षेत्रफल के लोहे के तार को किसी धारावाही परिनालिका की एक्स पर रखते हैं। धारावाही परिनालिका की एक्स के ऊपर इस लोहे के टुकड़े को रख दिया, जिसमें चुंबकन क्षेत्र एच का मान कितना दे रखा है? 4 इंटू 10⁻³ एम्पियर प्रति मीटर दे रखा है। तो तार का चुंबकीय आघूर्ण ज्ञात कीजिए। चुंबकीय आघूर्ण का मतलब है कैपिटल एम की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा संबंध तो अपन ने पिछले चारों टॉपिकों में ही नहीं देखा, क्योंकि जो चुंबकीय आघूर्ण है उसको तो अपन पहले ही कवर कर चुके हैं। तो अपने को इन सब संबंधों को लेकर के चलना है और चुंबकीय आघूर्ण निकालना है। और प्रश्न के नीचे लिखा है कि लोहे की चुंबकशीलता यानी म्यू का जो मान है वो आपको दे रखा है। कितना? 16 पाई इंटू 10⁻⁻5 हेनरी अपॉन मीटर। तो अभी के लिए आप लोगों को हेनरी को समझने की आवश्यकता नहीं है, हेनरी अगले चैप्टर में आएगी। तो म्यू बराबर इतनी वैल्यू अपने को दे रखी है और अपने को एम का मान निकालना है यहाँ पर, ठीक है।
तो अब अपने को इस सवाल को सॉल्व करने के लिए कोई फॉर्मूला चाहिए, कोई संबंध चाहिए, वो संबंध अपने को लेकर के आना है। चलिए पहले मैं आप लोगों को रफ में इसका जो संबंध है, जो आवश्यक फॉर्मूला है वो समझा देता हूँ, उसके बाद अपन लिखेंगे। कैसे कि सबसे पहले मुझे मान किसका निकालना है, m का मान निकालना है, और मुझे दे क्या रखा है, लंबाई और एरिया दे रखा है, और मुझे मान किसका दे रखा है, मुझे मान h का दे रखा है और म्यू का दे रखा है। तो इसके लिए आवश्यक संबंध क्या है, आपने चुंबकन तीव्रता पढ़ा है। चुंबकन तीव्रता I बराबर होता है चुंबकीय आघूर्ण अपॉन आयतन, एकांक आयतन में उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण। तो यहाँ से अपन इस फॉर्मूले की शुरुआत करेंगे। तो मुझे मान m का चाहिए, तो इस फॉर्मूले को मैं कुछ इस प्रकार से लिख सकता हूँ, m बराबर चुंबकन तीव्रता इंटू आयतन। और आयतन को क्या लिख सकते हैं, आयतन को लिख सकते हैं अपन क्षेत्रफल इंटू लंबाई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको किसका मान मिल जाएगा, m का मान मिल जाएगा। एरिया और लंबाई आप लोगों को यहाँ पे दे रखी है। अब क्या चाहिए अपने को, I चाहिए, और आपको दे क्या रखा है, h दे रखा है। तो I को आप कैसे प्राप्त करेंगे, h के द्वारा। तो सर इसके लिए एक संबंध होता है कि I बराबर काई एम एच होता है। तो यहाँ से अपन I का मान निकाल सकते हैं, काई एम एच। h अपने पास दे रखा है। अब अपने को जरूरत किसकी पड़ी, काई m की। और काई m की वैल्यू का जो संबंध है वो आपने अभी पढ़ा था, क्या कि म्यू आर बराबर 1 प्लस काई एम। तो सर अपने को म्यू आर नहीं दे रखा है, तो म्यू आर तो अपन ला सकते हैं। कैसे, म्यू अपॉन म्यू नोट होता है, उसको ही अपन म्यू आर कहते हैं, बराबर में 1 प्लस काई एम लिख सकते हैं। तो मुझे तो यहाँ पे I की जगह काई एम एच लिखना है, और अब मुझे चाहिए काई का मान, तो वो काई का मान मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग काई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी सर म्यू अपॉन म्यू नॉट है, और ये प्लस का 1 आप दूसरी तरफ भेज दीजिए, तो ये काई एम की वैल्यू हो जाएगी। तो यहाँ से मैं काई एम का मान इसमें रखूँगा, और फिर वहाँ से I का मान इसमें रखूँगा। तो फाइनली आपके पास जो फॉर्मूला हो जाएगा m बराबर, तो सबसे पहले I लिखना है, I का मान काई एम एस लिखना है, तो काई एम का मान लिख देता हूँ मैं, म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस 1। ये किसका मान आ गया, काई एम का, यहाँ रखा, इसको h से मल्टीप्लाई किया तो क्या बन गया, I बन गया। और I का मान यहाँ रखेंगे तो अपन इसको एरिया और लंबाई से गुणा कर दें, तो ये आपके पास फाइनल फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये जो वर्क है वो आप रफ वर्क कर सकते हैं, रफ में आप इसको समझ सकते हैं कि आपको फॉर्मूला क्या चाहिए। तो डायरेक्ट अब मैं ये जो फॉर्मूला यहाँ पे मेरे पास आ रहा है इसको अप्लाई कर सकता हूँ। आप ये जो रफ वर्क है वो आप चाहें तो अपने नोट्स के साइड में लिख लें, ये जो हाशिए की जगह दे रखी है यहाँ पे रख लें, बोर्ड एग्ज़ाम में इसको लिखना आवश्यक नहीं है। तो डायरेक्ट मेरे पास यहाँ पे मैं इसको फॉर्मूला लिखूँ तो मेरे पास m का फॉर्मूला आ जाएगा, म्यू अपॉन म्यू नॉट माइनस में 1 इंटू में h a और l। एक हिदायत ये है कि प्लीज़ आप इसे रटने का प्रयास कतई ना करें, क्योंकि रटना फिजिक्स का समाधान नहीं है। आप समझ करके इसको सोल्व करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे। चलिए वैल्यू लिखें। तो म्यू नोट का मान क्या होता है, म्यू नोट का मान होता है सर 4 पाई 10 की पावर माइनस 7 अपॉन म्यू का मान आपको दे रखा है, ऊपर आपको म्यू का मान लिखना है, म्यू नोट तो अपने को नीचे चाहिए, तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिख दिया है। तो म्यू का मान लिखूँगा तो ये मेरे पास हो जाएगा 16 पाई 10 की पावर माइनस 5 बटा में चाहिए म्यू नॉट, ये होता है 4 पाई 10 की पावर माइनस 7, इसमें से माइनस 1 करेंगे। इसके बाद में h का मान आपको दे रखा है 4 10 की पावर 3, इसके बाद में एरिया 10 की पावर माइनस 6, और लंबाई अपन ने कह दी थी 1। सॉल्व कर लें, m का मान आपके पास आता जाएगा, तो पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया, और 4 का भाग 16 में देंगे तो 4 हो गया, 10 की पावर माइनस 5 नीचे माइनस 7, तो नीचे आपके पास माइनस 2 रह गया, ऊपर जाएगा तो प्लस का 2, तो ये हो जाएगा 400, फिर माइनस में 1 रह गया, इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 10 की पावर माइनस का 3 रह जाएगा,
तो ये 400 में से एक गया 399, 399 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर लो, तो ये इसको मैं डायरेक्ट कर सकता हूँ 400 यानी 1600 माइनस में 4, तो 1600 में से -4 किया तो 1596 इंटू 10⁻³ हो जाएगा। तो इसका आंसर आप लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। मात्रक लगा दो, चुंबकीय आघूर्ण का मात्रक एम्पियर इंटू मीटर स्क्वायर। और आप यदि 10⁻³ को सॉल्व करना चाहें तो आप इसको 1.596 एम्पियर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इसका फॉर्मूला है, वो कैलकुलेट करना है। इस तरीके से अपना 9वां सवाल भी यहाँ पे क्लियर हो जाता है। अगला एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं। अब पढ़िए क्वेश्चन को अपनी स्क्रीन के ऊपर। एक 0.40 सेंटीमीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट यानी एरिया दे रखा आपको, कितना 0.40 सेमी स्क्वायर। तो सबसे पहले तो मैं इसको लिख लेता हूँ, पॉइंट को हटा करके, पॉइंट को हटाऊंगा, यहाँ लिखूंगा 4, तो 10⁻⁻1 लग जाएगा। और सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10⁻² से, और एरिया है तो सेंटीमीटर को 2 बार मीटर में बदलना पड़ेगा, तो 10⁻², 10⁻², तो 10⁻⁴ तो ये हो गया, और 10 इस पॉइंट को यहाँ पे ले जाने का एक और हो जाएगा। तो इसको अपन ये लिख सकते हैं 4 × 10⁻⁵ मीटर स्क्वायर। ठीक है, कि दंड चुंबक को 4000 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र H का मान 4000 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। यदि इस दंड चुंबक से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स φb का मान दे रखा है, कितना 5 × 10⁻⁵ वेबर, चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक वेबर होता है, ये है। तो चुंबकीय प्रेरण, चुंबकन प्रेरण नहीं है, चुंबकन प्रवृत्ति तीव्रता नहीं है, चुंबकीय प्रेरण का मतलब होता है B का मान, ये कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चुंबकीय प्रवृत्ति काई का मान कैलकुलेट कीजिए। ठीक है, चुंबकन की गणना, चुंबकन का मतलब है चुंबकन तीव्रता यानी I की वैल्यू, इन तीनों का मान अपने को यहाँ पे निकालना है। तो सबसे पहले यदि मैं B की बात करूँ, चुंबकीय प्रेरण की बात करूँ, तो चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा क्या कहती है, φB बराबर ये होता है BA, BA। तो यहाँ से यदि मैं B की वैल्यू निकालूँ तो ये हो जाएगा φB अपॉन एरिया। तो φB का मान कितना दे रखा है, 5 × 10⁻⁵ अपॉन एरिया 4 × 10⁻⁻5। तो -5 से -5 कैंसिल आउट हो जाएगा, 5/4 रहेगा, 5 में 4 का भाग देंगे तो 1.25। B का मान निकालना है, तो B का मान आपके पास चुंबकीय प्रेरण हो गया, इसको आप क्या कह दें, टेस्ला कहते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपन बात करते हैं किसकी वैल्यू चाहिए अपने को, काई की वैल्यू चाहिए। तो काई की जो वैल्यू होती है वो अपने पास होती है काई बराबर μr-1। ठीक है, और μr-1 क्योंकि μr बराबर होता है 1 + काई, तो मुझे काई का मान निकालना है, तो μr-1। अब μr क्या होता है, μr होता है सर μ/μ0-1। ठीक है, चलिए अब बात करें तो म्यू क्या होता है, म्यू कैसे लेकर के आए, म्यू होता है सर B/H, ये आपके पास म्यू का मान आ गया। फिर उसमें आप μ0 से डिवाइड करोगे तो यहाँ पे μ0 आ जाएगा, फिर माइनस में 1 लगा देंगे। आप वैल्यू लिख सकते हैं, B का मान आपके पास है 1.25, H का मान आपको दे रखा है 4000, और μ0 का मान क्या होता है 4π × 10⁻⁷। और इसमें से क्या माइनस कर देना है, 1 माइनस कर देना है। तो अब आप इस कैलकुलेशन को बहुत अच्छे से क्लियर कर लें, और आपका जो आंसर आएगा
क्योंकि मैंने इसकी सॉल्यूशन है वो रफ में कर रखी है, तो मेरी जो कैलकुलेशन है उसके अकॉर्डिंग इसका जो रिजल्ट आएगा वो 247.8 आएगा। चलिए मात्रक की बात कीजिए, क्या निकाल रहे थे आप? सर काई निकाल रहे थे। काई तो चुंबकीय प्रवृत्ति होती है और जो तो मात्रकहीन राशि है, तो निश्चित रूप से आपको इसके आगे ब्रैकेट में लिखना चाहिए क्या? मात्रकहीन राशि। ठीक है, इसके बाद में अपन लगे हाथ आई का मान निकाल लेते हैं। तो आई बराबर क्या होता है? आई बराबर होता है सर काई एम एच। काई को आप काई एम से लिख दें, जितनी भी जगह आपने लिखा है काई एम एच। तो काई एम का मान आ गया आपके पास 247.8 और एच का मान दे रखा आप लोगों को 4000। बहुत अच्छे से इसको सॉल्व कर लें, सॉल्व करें इसको, तो इसकी वैल्यू जो आएगी तो 4000, मैं 4 को ही इससे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और इस पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ पे अगेन आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये मेरे पास वैल्यू आ जाएगी अप्रॉक्सीमेट 9.9 इंटू 10 की पावर इसके ऊपर लग जाएगा 5। क्या निकाल रहे हैं आप? चुंबकन तीव्रता निकाल रहे हैं, तो मात्रक लग जाएगा एम्पियर प्रति मीटर। तो इस तरीके से अपना 10वां जो एग्जाम्पल है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है, क्लियर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद एक एग्जाम्पल अपनी बुक में और दे रखा, उसको और पढ़ते हैं। बात करते हैं अपन उदाहरण नंबर 10 की। देखिए मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैप्टर में से 2 नंबर का आंकिक प्रश्न पूछा जाता है और आंकिक प्रश्न का जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है उसके 2 पॉइंट हैं। एक आप लोगों ने भूचुंबकत्व के अवयव इससे पिछले वीडियो में कहीं पढ़ा है, भूचुंबकत्व के अवयव के टॉपिक से न्यूमेरिकल आने की संभावना रहती है, या फिर ये जो संबंध दे रखा है यहाँ से न्यूमेरिकल आता है। तो निश्चित रूप से 2 अंक का जो प्रश्न है उसकी अगर आप लोगों को तैयारी करनी है तो इस चैप्टर का एक एक उदाहरण और एक एक आंकिक प्रश्न आपको कवर करना होगा। चलिए चैप्टर नंबर एग्जाम्पल नंबर 10 की बात करते हैं। प्रश्न आपको अपनी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ये कह रहा है कि एग्जाम्पल नंबर 11 हो गया ये अपना, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 11 क्या कह रहा है देखिए, ये कह रहा है कि 5 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर और 0.5 सेंटीमीटर की लोहे के चुंबकीय पदार्थ की एक छड़ है, तो लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई दे रखी है। क्या इसको सोल्व करके मैं आयतन लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकते हैं सर, तो लिख लीजिए। तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया 5 रह गया, और उसको 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 2.5 हो गया, ठीक है। तो 2.5 ये हो गया सेंटीमीटर क्यूब, और यदि इसको मीटर में बदलूं तो 2.5 रह गया, और सेंटीमीटर को मीटर में अब की बार आयतन है तो 3 बार बदलना पड़ेगा, तो 10 की पावर -2 तो 6 हो जाएगा मीटर क्यूब। इतना आयतन दे रखा है कि छड़ को 10 की पावर 4 एम्पियर प्रति मीटर आकार के चुंबकन क्षेत्र, यानी H का मान दे रखा है 10 की पावर 4 एम्पियर प्रति मीटर के चुंबकन क्षेत्र में रखा गया है। यदि उसमें चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M कितना 10 एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर उत्पन्न हो, इतना चुंबकीय आघूर्ण उसमें उत्पन्न हो रहा है, तो उसके चुंबकीय प्रेरण का मान ज्ञात कीजिए। चुंबकीय प्रेरण का मतलब है B का मान ज्ञात कीजिए। सिंपल है, बात क्लियर है। चलिए, तो किसी चुंबकन क्षेत्र में जब कोई लोहे की छड़ रखी जाएगी तो पहला तो जो चुंबकन क्षेत्र है वो खुद चुंबकीय क्षेत्र जनरेट कर रहा है, और जब लोहे की छड़ आप उसमें रख देंगे वो चुंबकित हो जाएगी तो उसकी वजह से भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी B बराबर μ0, और आपने लिखा है H प्लस I। पिछला संबंध जहाँ पे शुरू किया था वहाँ पर B बराबर μ0 H प्लस I, तो B बराबर इसको μ0 लिख लेता हूँ, इसको H लिख लेता हूँ, प्लस I। I क्या है? चुंबकन तीव्रता। चुंबकन तीव्रता क्या होती है सर? उत्पन्न चुंबकीय आघूर्ण और आयतन का अनुपात। अरे वाह, ये सब तो मुझे यहाँ पे दे रखा है, बहुत बढ़िया, अच्छे से क्लियर कर लें। तो B का मान क्या आ जाएगा आपके पास? ये 4 पाई 10 की पावर -7, H का मान दे रखा है 10 की पावर 4, प्लस M का मान ऊपर हो गया 10,
और आयतन हो गया 2.5 10 की पावर -6। अब आप इसको सॉल्व कर लें। तो इस पूरी कैलकुलेशन को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिज़ल्ट आएगा, मैं डायरेक्ट इसकी कैलकुलेशन रफ में कर ली है और इसका रिज़ल्ट यहाँ पे लिखूँगा। कैलकुलेशन बताना मेरे हिसाब से यहाँ पर 12th क्लास के स्टैंडर्ड में उपयुक्त नहीं है। तो इसका जो आंसर आएगा वो 5.036 बी है। चुंबक के प्रेरण है तो आप इसे टेस्ला लिख सकते हैं या फिर आप इसे वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। चुंबकीय फ्लक्स के फॉर्मूले में जाकर के आप ये मात्रक जो वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर है वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। तो इस तरीके से ये 11वां उदाहरण है वो भी अपना यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। तो 4 मुख्य भौतिक राशियों के बीच में जो संबंध है उससे डिपेंडेंट ये जो सवाल हैं इनको आपको बहुत अच्छे से क्लियर करना है। अगले वीडियो में अपन चुंबकीय पदार्थों का वर्गीकरण पढ़ेंगे और उन वर्गीकरण में से प्रतियोगी परीक्षाओं में बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत आसान से प्रश्न आते हैं। तो वो वीडियो आप लोगों को निश्चित रूप से देखना चाहिए। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। अभी तक जो आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 8 तक के प्रत्येक टॉपिक को अच्छे से तैयार अपन ने किया है, आप उनको तैयार कीजिए और टेस्ट के लिए तैयार रहें। अब जल्दी ही अपन जैसे ही चैप्टर नंबर 8 अपना कंप्लीट होगा उसके बाद अपन एक महत्वपूर्ण टेस्ट का आयोजन भी करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आप लोगों को हमारी क्लास पसंद आई हो, हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।